किसी तरीके का कोई क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे उसे एक लॉजिकल वे पर सॉर्ट आउट कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो इन जनरल जब हम देखते हैं कि सीआरपीसी की जब बात हो रही है तो बात कर रहा है वो प्रोसीजर, ठीक है। किसकी बात कर रहा है? प्रोसीजर की बात कर रहा है। और किससे डील करने की बात कर रहा है? क्रिमिनल से बात कर रहा है कि क्रिमिनल जो चीजें हैं, मतलब जिसमें पीनलाइज हो रहा है कोई व्यक्ति, इसको हमें जस्टिस प्रोवाइड कराना है, अगर चाहे उसने ऑफेंस किया है या नहीं किया, दोनों पार्टीज होती है उसमें। तो यहाँ पर मेनली अगर देखें तो दो पार्टी होती है आपके सामने, एक तो होता है अक्यूज और दूसरा कौन होता है? विक्टिम, ठीक है। अब यहाँ पर अक्यूज और विक्टिम की जब बात हो रही है तो अब ये अक्यूज को जस्टिस मिलना चाहिए कि इसके ऊपर आरोप लगा है तो इसे आरोप को हटाना भी जरूरी है। ये इसके लिए क्या करेगा? अपने एविडेंसेस जो है वो देगा कोर्ट में। और विक्टिम जो है इसको क्या दिलवाना चाहता है? सजा दिलवाना चाहता है। तो दोनों तरफ से क्या चाहिए? हमें जस्टिस चाहिए। बात तो क्लियर है। अब इसी जस्टिस को प्रोवाइड कराने के लिए हमें क्या चाहिए? प्रोसीजर चाहिए, प्रक्रिया चाहिए। और उसी प्रक्रिया की बात यहाँ पर हो, ठीक है। ये प्रक्रिया क्या बताएगी, क्या प्रोसीजर है इसका, कैसे कैसे काम करेगा, किस तरीके से ये चलेगा। तो उस चीज को जानने के लिए हमें कुछ चीजों के बारे में जानना होगा, जैसे कि इसका एप्लीकेशन कहाँ होगा, या मैं कह दूं कि इम्प्लीमेंटेशन कहाँ होता है। इम्प्लीमेंटेशन या एप्लीकेशन कह दूं, इम्प्लीमेंटेशन कह दूं, या मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि इसका जुरिस्डिक्शन कितना होता है, क्षेत्राधिकार कहते हैं। अब ये पता कैसे चलेगा? तो ये कहता है कि आपको दो तीन चीजों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। किन किन चीजों के बारे में? तो कहता है सबसे पहले तो ये सीआरपीसी लागू कहाँ होती है। तो फिर ये बात कौन सी सेक्शन में बता रखी है? सेक्शन नंबर 1 में बता रखी है। फिर ये कहता है कि ऐसे एरियाज बताओ, सेक्शन नंबर 1 में क्या बता रखा है कि पूरे इंडिया के ऊपर ये आपकी जो सीआरपीसी है वो लागू है, ऐसे ही बीच में भी एक्सटेंड, तो वहां पर एक्सटेंड के बारे में बता रखा है, कमेंसमेंट के बारे में बता रखा है। तो यहाँ पर जब सेक्शन नंबर 1 की बात करते हैं तो हमारे सामने और भी चीजें खुल के आ जाती हैं जो टेरिटरी से रिलेटेड बात करती है। जैसे कि सेक्शन नंबर 2 है, इंडिया की बात करता है, इंडिया को डिफाइन कर रखा है कि इंडिया होता क्या है। जैसे कि सेक्शन नंबर 7, ये भी आपको इसी तरीके की चीज के बारे में बताता है। और क्या बताता है? टेरिटरीज के बारे में बताता है, डिविजन्स के बारे में बताता है कि कितने डिवीजन होंगे, कितने सब डिवीजन होंगे, किसको डिस्ट्रिक्ट कहेंगे, किसको सेशन टेरिटरी कहेंगे, ठीक है। और इसी के साथ साथ एक और आता है आपके सामने, सेक्शन नंबर 8। और सेक्शन 8 भी टेरिटरी की ही बात करता है। और ये टेरिटरी किसके अंदर डिफाइन की हुई है? मतलब पूरे इंडिया के अंदर भी छोटे छोटे पार्ट्स और उनके अंदर भी कुछ पार्ट्स जिनको डिवीजन में, सब डिवीजन में, डिस्ट्रिक्ट में, सब सब डिस्ट्रिक्ट में, ऐसे इनको डिवाइड किया गया है। और उन्हीं में से एक और चीज निकल के आती है, उसको बता दिया इन्होंने, एक और तरीके का एरिया होता है, उसको कहते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया क्या होता है? तो जहां पर ये जनसंख्या के आधार पर बता रखा है, कुछ प्रेसिडेंसी टाउन जो पहले रह चुके हैं उनके बारे में बता रखा है। तो यहां से आपके इस तरीके के क्वेश्चंस बनेंगे। ये क्वेश्चन जो होंगे आपके जेएलओ के पॉइंट ऑफ व्यू से आए, जैसे कि मेट्रोपॉलिटन एरिया होता क्या है, डिविजन्स के बारे में कहां बता रखा है, टेरिटरीज कहां बता रखी है, और इंडिया को कहां डिफाइन कर रखा है, और इनके बारे में कि एप्लीकेबिलिटी ऑफ सीआरपीसी वो है कहां। आगे ना 4-5 जुरिस्डिक्शन निकल। अब इन्हीं की बात जब हम कर रहे हैं तो आपको एक और चीज पढ़ने को मिलती है। जब जुरिस्डिक्शन की बात हो रही है तो जुरिस्डिक्शन का सब्जेक्ट मैटर कौन होंगे? कोर्ट्स होंगे कि नहीं होंगे बताओ? क्योंकि सीआरपीसी को चलाने के लिए किसी व्यक्ति की जरूरत है कि नहीं? तो दो तीन चीजें होती है इसके अंदर। एक तो होती है बॉडी। क्या होती है? बॉडी। जब भी बॉडी की बात होगी तो उसका क्या होगा? स्टैब्लिशमेंट होगा। क्या होगा? स्टैब्लिशमेंट होगा, ठीक है। या उसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूट होगा, ऐसे ही कहते हैं। तो बॉडीज कौन सी होती है आपकी? जितनी भी कोर्ट्स बनेंगी वो सब क्या है? बॉडीज होगी कि नहीं होगी? और एक होते हैं ऑफिसर। कौन होते हैं? ऑफिसर। ये ऑफिसर कौन होंगे? जो इन कोर्ट में बैठने वाले होंगे। इनको अपन क्या कहते हैं? प्रिसाइडिंग ऑफिसर कहते हैं।
अब ये किस नाम से जाने जा सकते हैं? मजिस्ट्रेट के नाम से, जज के नाम से, अलग अलग अथॉरिटीज मिलती है। जब बॉडी की बात आ गई, ऑफिसर की बात आ गई, लेकिन ये ऑफिसर करेंगे क्या? केवल कोर्ट में बैठे रहेंगे क्या? इनका काम क्या है? जस्टिस प्रोवाइड करना। जस्टिस कैसे देंगे? जब इनके पास क्या होगी? पावर होगी। ये मतलब है। तो इनके पास पावर कहां से आएगी? तो उसके लिए अलग से चैप्टर बता रखा है। बॉडीज और ऑफिसर के रिगार्डिंग एक चैप्टर बता रखा है, इसके रिगार्डिंग एक है। लेकिन अभी भी हमारे पास इसमें और भी दिक्कतें हैं। ये कहता है, जब इसको पढ़ते हैं आप, सेक्शन नंबर 1, 2F, 7, जब इनकी बात कर रहे हो तो ये क्या कह रहा है? एक तरीके से इंट्रोडक्शन ऑफ सीआरपी। क्या बता रहा है? इंट्रोडक्शन ऑफ सीआरपीसी। कि भाई सीआरपीसी की जब हम बात कर रहे हैं तो पहले जो ये समझ लें सीआरपीसी है क्या। इन बात तो ये कहां पर एप्लीकेबल होती है, किसके ऊपर अप्लाई होगी, क्या ये स्पेशल लॉ है या जनरल लॉ है? करेगा कि नहीं करेगा बात? भाई स्पेशल लॉ है, जनरल लॉ है, किनके ऊपर ये लागू होगा? सीआरपीसी अगर है तो कोई और भी पीनल कोड है क्या जिसके ऊपर इसको एप्लीकेबल करोगे? तो इन्हीं के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन जो पार्ट है आपका, कम से कम सेक्शन नंबर 4, 1 से लेकर के और 5 तक के सेक्शंस में इसी तरीके की बातें बताई हुई। ठीक है। और फिर जब बॉडी और ऑफिसर्स की बात आती है, तो जब इनकी बात करते हैं तो ये चैप्टर नंबर 2 आपका इसी के बारे में बताता है, और 6 से लेकर के और 25A तक की प्रोविजंस यहाँ पर बॉडी और ऑफिसर की कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के बताया गया। और जब इसी के बारे में आगे नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं तो वह कहता है कि पावर्स के बारे में, किसकी कितनी पावर होगी, तो वो कहता है चैप्टर नंबर 3 में उसके बारे में बताया है। और कितने से कितने सेक्शन? 26 से लेकर के 35 तक के सेक्शंस में इस तरह की कुछ बातें आपको बताई। बताओ कितना आसान है इसे समझना। यहीं से ही आपके इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। पहले तो क्या पूछेगा वो आपसे? इंट्रोडक्शन पार्ट के बारे में पूछेगा। बताओ इंट्रोडक्शन के बारे में कहा बता रखा है, कितने से कितने सेक्शंस में बता रखा है, कौन सा सेक्शन किस बात के बारे में बात करता है। जैसे कि आईपीसी के ऊपर क्या सीआरपीसी अप्लाई होगी कि नहीं होगी, तो कौन कहता है इस बात के बारे में? सीआरपीसी का कौन सा सेक्शन कहता है कि आप बार बार ये पढ़ते ना कि आईपीसी जो है, आईपीसी के अंदर सारी की सारी सजाएं बता रखी है। वो चीजें हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं? सब्सटेंटिव लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब्सटेंटिव लॉ बोलते हैं। सब्सटेंटिव लॉ का क्या मतलब होता है? जिसके अंदर राइट्स बता रखे हो, जिसके अंदर लाइबिलिटीज बता रखी हो, या किसी डेफिनेशन को डिफाइन कर रखा हो, ऐसा ही मतलब होता है ना। तो यहाँ पर राइट्स की बात करता है कि क्या हमारा आईपीसी राइट्स की बात करता है? क्या नहीं करता। लेकिन किसकी बात करता है? लाइबिलिटीज की बात करता है, पनिशमेंट की बात करता है। तो है तो सब्सटेंटिव। डेफिनेशन डिफाइन कर रखी है, थेफ्ट की डेफिनेशन क्या होगी, एक्सटॉर्शन क्या होगा, सारा कुछ बता रखा है। हर तरीके की चीज बता रखी है। तो इसका मतलब वो सब्सटेंटिव पार्ट है, तो वो आपको रूल रेगुलेशन तो बताएगा। ये मतलब है ना उसका, कि आईपीसी आपको रूल रेगुलेशन तो बताएगी, किसी ने कुछ किया तो फिर उसका अपराध क्या होगा। हाँ, प्रोहिबिटेड बाय लॉ ही एक्ट और ओमिशन विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ इज एन ऑफेंस। फैंसी तो होता है, लेकिन हमारी बात वो नहीं है कि होता है कि नहीं होता है। हमारी बात क्या है? हमारी बात ये है कि क्या उस पर सीआरपीसी लागू होती है, ये कौन सा सेक्शन बताता है? सेक्शन 4 ऑफ सीआरपीसी। कौन सा बताता है? 4। सेक्शन नंबर 4 इसके बारे में बताता है। कौन सा बताता है? सेक्शन नंबर 4 में इस तरीके की बातें बताई हुई है कि भाई साहब क्या होगा कि आईपीसी के ऊपर हमारा सीआरपीसी के ही प्रोसीजर चले। और उसके अलावा क्या बता रखा है? क्या कोई स्पेशल लॉ भी है? अगर स्पेशल कोई पीएल प्रोविजंस कहीं किसी एक्ट में बता रखे हैं, चाहे वो पॉक्सो हो, चाहे वो जेजे हो, या कोई और अदर लॉ हो, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हो गया आपका, उनके अंदर भी अगर कोई प्रोविजन इस तरीके के बता रखे हैं, तो फिर भी क्या हमारा सीआरपीसी लागू होगा क्या? नहीं, फिर वो वाला प्रिविल करेगा स्पेशल। क्या कह रही हो? हाँ बताइए।
सर और यदि उस स्पेशल लॉ में अगर प्रोसीजर डिफाइन है तब तो स्पेशल लॉ प्रिवेल करेगा, और अगर स्पेशल लॉ साइलेंट है तो सीआरपीसी लागू होगी सर। अभी तो आपने सीधे ही स्पेशल और जनरल लॉ की बात छेड़ दी, मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। चलो तो बताओ, अब स्पेशल लॉ और जनरल लॉ की जब बात आ रही है तो उनके अंदर अगर इनकंसिस्टेंसी आ जाएगी तो बताओ फिर कौन सा सेक्शन प्रिवेल करेगा वहां पर? किस सेक्शन या किस कानून को आप वेटेज दोगे? सबसे पहले प्राथमिकता किसको मिलेगी? कौन सा प्रोसीजर चालू होगा बताइए? तो स्पेशल लॉ ही प्रिवेल करेगा ना। स्पेशल लॉ प्रिवेल होगा, ये बात सही है। अब ये बताओ, ये नहीं पूछेगा कि स्पेशल लॉ प्रिवेल होगा कि नहीं होगा, ये तो सबको पता है। ये पूछेगा बताओ कौन सा सेक्शन इस बात के बारे में बात करता है? सेविंग क्लॉज सेक्शन 5 में है। सेकंड क्लॉज सेकंड सेक्शन 5 में। सेक्शन 5 में तो अच्छा, इन्होंने सेकंड क्लॉज नहीं बोला, सेविंग क्लॉज बोला। बिल्कुल सही कहा आपने। सेक्शन नंबर 5 जो है उसके अंदर ही इस तरीके की बात बता रखी है, जहां से हमें ये पता चलता है कि सीआरपीसी क्या है, जनरल लॉ है। क्या है? अगर मैं और चीजों को अगर छेड़ दूं, जैसे कि आपने यहाँ पर कहा कि ये सीआरपीसी जनरल लॉ है, तो मैं और भी चीजों को इसके अंदर बता सकता हूँ, जैसे कि स्पेशल लॉ क्या होते हैं, लोकल लॉ क्या होते हैं, जनरल लॉ क्या होते हैं। 3 तरीके के लॉज के बारे में बताया हुआ है। स्पेशल और लोकल लॉ के बारे में कहाँ डिफाइन कर रखा है? आईपीसी में डिफाइन कर रखा है, सेक्शन नंबर 41 और 42। वहीं से आपको पता चलता है कि स्पेशल लॉ जो स्पेशल सब्जेक्ट मैटर से डील करते हैं, और पर्टिकुलर लॉ कौन से होते हैं? लोकल लॉ जिनको कहते हैं, जो पर्टिकुलर टेरिटरी के ऊपर लागू होते हैं उनको क्या कहते हैं अपन? लोकल लॉ कहते हैं। लेकिन जनरल लॉ का मतलब क्या है? जो सारे सब्जेक्ट मैटर की बात करता हो। क्या करता हो? एक ना तो स्पेशल लॉ के ऊपर लागू है, स्पेशल सब्जेक्ट मैटर पे लागू नहीं है, और ना ही किसी पर्टिकुलर टेरिटरी के ऊपर लागू है। वो क्या है? सबके ऊपर, सारे सब्जेक्ट मैटर के ऊपर और सारे एरिया के ऊपर ही लागू होता है। उसको क्या कहेंगे हम फिर? एप्लीकेबल टू ऑल। वो क्या हो गया हमारे लिए? एक जनरल लॉ हो गया, जिसके बारे में आपका सेक्शन नंबर 5 बता। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके सामने हैं। जैसे कि पूछ लिया उसने क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल कोड्स, तो कितने तरीके के बता रखे हैं? 4 तरीके के बता रखे हैं। अब ये जो है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल कोड्स, क्या बॉडी है या ऑफिसर है? बॉडी है। इन बॉडी के बारे में कहां बता रखा है? सेक्शन नंबर 6 में बता रखा है। और ये ही बॉडी जो है डिवाइड कर रखी है, और इनके बारे में कहां बता रखा है? सेक्शन नंबर 9 से बता रखा है, स्टार्ट कर रखा है। 9, 10, 11। माइक बंद कीजिए अपना। कुमार जी, आप अपना माइक बंद कीजिए। सेक्शन 6 में बॉडी है। बॉडी मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ द क्रिमिनल कोड। फिर वहां से सेक्शन नंबर 9, 10, 11 में क्या बता रखा है? केवल सेशन कोर्ट की बॉडीज के बारे में बता रखा है। उस सेशन कोर्ट के अंदर बैठेगा कौन? 2 तरीके की चीज बता रखी है वहां पर, ध्यान रखना। एक तो स्टैब्लिशमेंट और अपॉइंटमेंट। क्या बता रखा है? स्टैब्लिशमेंट किसका होगा? मैंने क्या बताया? स्टैब्लिशमेंट किसका होता है? बॉडीज का। कोर्ट ऑफ और अगर अपॉइंटमेंट की बात होगी तो ऑफिसर। तो यहाँ पर सेम वही चीज है कि स्टैब्लिशमेंट की जब बात आ रही है तो वो कोर्ट ऑफ सेशन की बात करना चाहता है आपसे, और जब कोर्ट ऑफ सेशन की बात करेगा तो उनमें बैठेगा कौन? कौन की बात कर रहा है? ऑफिसर। तो कितने तरीके के होंगे? तो फिर उसने 2-3 तरीके बता दिए आपको। कह रहा है पहला सेशन जज, सेशन कोर्ट, सेशन कोर्ट के अंदर सेशन जज होगा, एडिशनल सेशन जज होगा, और नहीं तो फिर असिस्टेंट सेशन जज होगा। बताओ हाँ या ना? यस सर। ये सारी बातें बता दी कि असिस्टेंट सेशन जज होगा। फिर उसके बाद आप दोबारा अगर आओ तो फिर उसके बाद फिर से लोअर कोर्ट। ये सारे के सारे कैसे कहलाते हैं? लोअर कोर्ट होते हैं। ठीक है? ये सारे के सारे कोर्ट जितने भी डिफाइन कर रखे हैं आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स, तो सारे के सारे कैसे कहलाते हैं? लोअर कोर्ट्स होते हैं, ध्यान रखो। तो सेशन कोर्ट भी लोअर कोर्ट है। इसके अलावा जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स के कोर्ट होते हैं। ठीक है? जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट ये कहां डिफाइन कर रखे हैं आपको? सेक्शन नंबर 11 से लेकर के और 15 तक के जो सेक्शंस हैं आपके,
उन्हीं के बारे में बताते हैं। यहाँ पर आपको अलग अलग तरीके की चीजें बताई हुई है, जैसे कि पहले बता रखा है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की कोर्ट, मतलब वहां पर जुडिशियल कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स लिखा हुआ है, मजिस्ट्रेट्स एस लगा कर, तो इसका मतलब वो और तरीके की कोर्ट की बात करता है, जैसे कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, लेकिन जुडिशियल मजिस्ट्रेट बहुत सारे हैं अगर उसी डिवीजन के अंदर, ठीक है, एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक छोटी छोटी जो डिवीजन होती है उनके अंदर बना रखे हैं बहुत सारे, तो अब उन जज में से एक जज को निकाल लिया जाता है, क्योंकि सुपरविजन तो करना है इतने सारे जजेस का, तो उनका जो सुपरविजन करेगा, उनके ऊपर जो कंट्रोल रखेगा, तो उसका नाम क्या रख दिया उन्होंने, चीफ। क्या रख दिया, चीफ। तो इन्हीं के अंदर से एक चीफ और निकल जाता है। इसको कहां डिफाइन कर रखा है, तो सेक्शन नंबर 12। एडिशनल है तो फिर वो अलग हो जाएगा, समझ में आ रही बात। फिर इसी को अगर आप देखोगे तो फिर वो कहता है कि कभी कभी ऐसी भी स्थिति आ जाती है जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट पर रिक्वेस्ट करते हैं कि साहब हमें कुछ ऐसे मैटर है कि हमारे किसी ऑफिसर को, कौन है वो, पब्लिक ऑफिसर है, जज नहीं है, लेकिन उसकी क्वालिफिकेशन किससे है, लॉ से रिलेटेड है, मतलब वो लीगल क्वालिफिकेशन रखता है, लेकिन काम डिपार्टमेंट के किसको करवाने हैं वहां पर, किसी अपने स्टेट गवर्नमेंट को या सेंट्रल गवर्नमेंट को करवाने। तो वो क्या कहता है कि भाई साहब हमें अपना डिपार्टमेंट से बहुत सारी लीगल इश्यूज है, तो हमें सॉर्ट आउट करने के लिए कोई स्पेशल व्यक्ति चाहिए। कौन कह रहा है ये बात, सेंट्रल गवर्नमेंट और हाई कोर्ट, सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट रिक्वेस्ट कर रहे हैं हाई कोर्ट से कि हमें एक स्पेशल व्यक्ति चाहिए जो हमारे ही काम को समझता हो और काम को जानता हो। लेकिन हाई कोर्ट क्या कहता है, लीगल क्वालिफिकेशन है क्या उसकी, तो लीगल क्वालिफिकेशन है तो फिर क्या करता है, उसे एक टर्म के लिए, एक साल के लिए क्या बना देता है, स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट बना देता है, जिसके बारे में आपको सेक्शन नंबर 13 में पढ़ने को मिलेगा, एक साल के लिए। समझ में आ रही बात। और ऐसे ही अगर दोबारा देखें तो फिर इनका लोकल जुरिसडिक्शन भी बता रखा है। लोकल जुरिसडिक्शन क्या होगा, सबऑर्डिनेशन क्या होगा, सबऑर्डिनेशन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स। सबऑर्डिनेशन का मतलब है कि कौन किसके अधीनस्थ होगा, मतलब कौन कौन व्यक्ति जो है, कौन कौन से ऐसे जजेस हैं जिनकी ये अधीनस्थ होंगे, या ये सारे जुडिशियल मजिस्ट्रेट किसके अधीनस्थ होंगे, सही कह सकते हैं दोनों तरीके से। तो इसे कहते हैं सबऑर्डिनेशन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो सबसे बड़ा कौन, कोर्ट ऑफ सेशन, उससे नीचे कौन, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, और उनसे भी बड़ा कौन, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट डायरेक्शन देगा, कंट्रोल किसका, सुपरविजन किसका, सेशन कोर्ट का, फिर उसके नीचे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट काम करवाएंगे। ये सारी बातें आपको पढ़ने को मिल जाती है। तो बेसिक बेसिक बातें जो है ना, यहीं से ही आपकी इस तरीके से लॉजिकल, ये देखो आरजीएस के पैटर्न पे नहीं है, आरजीएस में बहुत ज्यादा डीपली चीजें होती, लेकिन आपको यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग करनी है और उसको समझ के और याद कर लेना, इतना सा फर्क। वहां पर हम हर चीज को एक एक शब्दों को भी तोलते हैं कि वो कैसे पढ़ा जाए, कैसे उसे समझा जाए। यहाँ पर आपको इतना नहीं पढ़ना है, बस उसका मतलब और वो सेक्शन कहां पर डिफाइन कर रखा है, लॉजिकल बेस से देखना है, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं आए, ठीक है। यहां तक की तो बात हमारी किसकी बता रहा था मैं, कोर्ट्स के बारे में, बॉडी, ऑफिसर और पावर। अब इसके अंदर बॉडीज के बाद साथ साथ क्या बता रखे, ऑफिसर्स भी बता रखे। जब बॉडीज को कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है तो एस्टेब्लिशमेंट के बाद उनका अपॉइंटमेंट भी कर रहा है, लेकिन सारे के सारे ध्यान रखना, जो क्वेश्चन बनते हैं कैसे बनेंगे कि बताओ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, उसका अपॉइंटमेंट कौन करता है, कौन करेगा। बहुत लोग कहते हैं चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट करते हैं क्योंकि उनका सुपरविजन है, वो कहते हैं उनसे बड़ा कौन है, सेशन कोर्ट, तो सेशन जज जो होता है वो करता है। क्या ऐसा है क्या, किसके पास मोनोपोली इस बात की अपॉइंटमेंट करने की, हाई कोर्ट। केवल गवर्नर नहीं है, हाई कोर्ट के पास इस तरीके की पावर होती है। कितने भी मजिस्ट्रेट, छोटे से लेकर के बड़े तक के मजिस्ट्रेट जो लोअर कोर्ट के होते हैं, उनको सबको अपॉइंटमेंट करने का अधिकार किसके पास है, केवल केवल और केवल हाई कोर्ट के पास है। ये सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है, लेकिन लोगों को क्या लगता है कि सुपरविजन वो कर रहा है तो उससे बड़ा, उससे छोटे का तो सबका अपॉइंटमेंट कौन करेगा, वही करेगा। और एक और चीज सुनो,
कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, कभी कभी पूछता है कि बताओ कोर्ट ऑफ सेशन का एस्टेब्लिशमेंट कौन करता है। अब बताओ क्या आंसर होगा इसका। स्टेट गवर्नमेंट। State government. ध्यान रखो ये चीज, हाई कोर्ट कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। ऑफिसर्स को अपॉइंट करने का काम जो है वो हाई कोर्ट करता है, लेकिन बॉडी का एस्टेब्लिशमेंट करने का काम किसका है, स्टेट का होता है हमेशा, क्योंकि बॉडी है वो, इंफ्रास्ट्रक्चर है, और इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने का काम कौन करेगा, हमेशा स्टेट का काम है ये। वहीं पर कोई बॉडी बननी है, जैसे सेंट्रल विस्टा बनाया, किसने बनाया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया। अगर कोई भी इमारत बनानी है, कुछ भी गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी डिपार्टमेंट बनाने, तो हाईकोर्ट बनाएगा क्या। केवल ये काम होता है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन जब ऑफिसर को अपॉइंट करने की बात होगी तो फिर उसमें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट करेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, हमारे पास हाई कोर्ट ही सबसे बड़ा सुप्रीम है हमारी स्टेट के लिए। तो फिर वहां पर जितने भी अपॉइंटमेंट होंगे वो कौन करे, किसके द्वारा किए जाएंगे, हाई कोर्ट के ही द्वारा किए जाएंगे। ये क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं दोनों, इसलिए मैंने आपको पहले ही दोनों में डिफरेंस बताया कि जब एस्टेब्लिशमेंट या कॉन्स्टिट्यूट की बात होगी तो क्या बताना है, स्टेट गवर्नमेंट, और वो बॉडी से रिलेटेड बात करना है। और अगर वो पूछेगा कि अपॉइंटमेंट कैसे होगा, तब आपको क्या बताना है कि वो ऑफिसर्स की बात करना है। यहां तक की बात क्लियर है क्या सबको। अब ये कितने ही आगे तक हो सकता है, लेकिन अगर बात कर लो यहीं पे ही, ये तो मैंने आपको इन जनरल बता दिया कि ये जब क्रिमिनल कोड्स की बात कर रहा था, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल कोड्स की बात कर रहा था, तब तो ये चीज चलती। लेकिन अगर सपोज करो मैं अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की बात कर दूं तो अब बताओ कौन अपॉइंटमेंट करेगा, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट स्टेट क्या गवर्नमेंट। करता है, स्टेट गवर्नमेंट करती है सर उनकी। स्टेट गवर्नमेंट तो करती है, लेकिन लॉजिकल क्या है उसका, काम क्या है उसका, मेन बात वो है। या क्या वो कोर्ट ऑफ जस्टिस होता है क्या, सर लॉ एंड ऑर्डर के लिए। उसका काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, ये काम है। तो मतलब वो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को डील करता है, ऐसा ही है ना। तो जब एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को डील कर रहा है तो फिर वो किसके रिप्रेजेंटेशन में आते हैं, कौन किसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, स्टेट को गवर्नमेंट को। और स्टेट को जब रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो फिर कौन करेगा उस केस में, स्टेट गवर्नमेंट ही करेगी, नहीं करेगी। और जबकि हमारी जुडिशरी क्या होती है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है वो, पता है ना ये बात कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। तो स्टेट गवर्नमेंट किसी के अपॉइंटमेंट में, किसी के टर्मिनेशन में कोई हस्तक्षेप कर सकती है क्या, कभी नहीं कर सकती। इसलिए अपॉइंटमेंट का काम ही वही लोग करते हैं, उनके अलावा कोई कर सकता है क्या, नहीं। तो ये हो गई आपकी मेन बात, ये बॉडी से रिलेटेड होगी। कर सकते हैं ना आप, केस तो किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कर सकते हो, जिसने आपके खिलाफ कोई अपराध भी नहीं करा ना, उस व्यक्ति के खिलाफ भी कर सकते हो। ये देखो डिपेंड करता है सिचुएशन पर कि किस तरीके का केस है, कहां पर उसकी अपील हो सकती है और कहां पर उसका जजमेंट हो सकता है। जैसे सपोज करो सिक्योरिटी के बारे में आ जाए, चैप्टर नंबर कौन सा है, सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर, चैप्टर नंबर है 8। वहां पर ऐसी चीजें होती है, बताओ होती है कि नहीं होती। वहां पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास क्या होती है, इस तरीके की पावर होती है, जहां पर वो क्या कर सकता है, किसी से बेल और बॉन्ड बॉन्ड भरवाता है कि नहीं भरवाता, सिक्योरिटी के पर्पज के लिए। उसे लग रहा है कि ये हमारी सिक्योर मेंटेनेंस को या जो ऑर्डर को, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को खतरा पैदा कर सकता है, उससे क्या भरवा लेता है, वो बॉन्ड भरवा लेता है या उसे जेल में बंद करवा देता है। तो अब उसके खिलाफ अगर आपको अपील करनी है तो फिर क्या करोगे, करोगे कि नहीं करोगे, उसके खिलाफ अपील होगी कि नहीं होगी, कहाँ होगी, कोर्ट ऑफ सेशन में होगी। ये सारी बातें पढ़ने को मिलेंगी आप। लेकिन एक सिचुएशन आपको क्रिएट करनी पड़ेगी, वो स्थिति कौन सी है। आप जनरल बात नहीं कर सकते कि हर चीज की हो सकती है, ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन कुछ ही सिचुएशन होती है और वो ही सिचुएशन क्या है, एक्सेप्शन के तौर पर बताई गई है। ठीक है, बात क्लियर। तो अब यहाँ पर जो बेसिक बात आ रही है हमारी बॉडी की, ऑफिसर की, अब आती है पावर की बात। पावर की बात जब आती है तो वहां पर कहता है ट्रायल बाय द हाई कोर्ट। ट्रायल्स किसके द्वारा चलाए जाएंगे, हाई कोर्ट नहीं, कोर्ट्स के द्वारा चलाए जाएंगे, ट्रायल बाय द कोर्ट्स। ठीक है, अब यहाँ पर इनके बारे में भी हम बात करेंगे, ऑफिसर और बॉडी के बारे में और
देखेंगे हम अभी इन जनरल चीजें देख रहे हैं कि कैसे कैसे से पढ़ रहे हैं। दूसरा है, यहाँ पर जब ऑफिसर की बात कर रहा हूं तो ये कोर्ट के अंदर है सारी चीजें। जब कोर्ट के अंदर है ये लोग सारे के सारे, तो इन कोर्ट के अंदर और भी लोग होते हैं। जैसे जज के पास क्या होता है, न्याय देने की शक्ति होती है, न्याय देगा, एविडेंसेस कलेक्ट करके सारी चीजें करेक्ट, है ना। जैसे जैसे जो चीजें चाहिए वो सारी चीजें ट्रायल के टाइम में मंगाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर उनको रिप्रेजेंट कौन करेगा, चाहे वो अक्यूज हो चाहे वो विक्टिम हो, उनको जो रिप्रेजेंट करने वाले होते हैं ना, तो यहाँ पर अक्यूज को जो रिप्रेजेंट करने वाला उसका वकील होता है, उसको क्या बोलते हैं अपन, डिफेंस लॉयर। डिफेंस लॉयर। और जो विक्टिम की तरफ से आता है, क्योंकि हमने एक और चीज पढ़ी है कि आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसने ले रखी है, स्टेट ने ले रखी है, ये ना, स्टेट ने ले रखी है। तो आपको अगर कोई भी खतरा होता है तो क्या माना जाता है कि जिम्मेदारी किसकी, आपके खिलाफ कोई ऑफेंस हो जाए तो अपराध वो है अगेंस्ट द सोसाइटी माना जाता है। तो फिर क्या हुआ, जिम्मेदारी किसकी, स्टेट की। तो इसलिए जितने भी क्रिमिनल केसेस होते हैं उनमें जो रिप्रेजेंटेशन करता है स्टेट की तरफ से वो कौन होते हैं, एपीपी और पीपी। एपीपी असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, पीपी पब्लिक प्रोसिक्यूटर, सेक्शन नंबर 2U और सेक्शन नंबर 24, सेक्शन नंबर 25, सेक्शन नंबर 25A। ये है तरीका पढ़ने का। सेक्शन नंबर 303 है कि नहीं, इस तरीके से हर चीज को अलग कर दो, हर एक एक पॉइंट को। जहां पर वकीलों की बात होगी तो चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, उनको सबको अलग करो। जैसे कि एक और चीज देखो यहाँ पर, एक और होता है सेक्शन नंबर 2Q। ये भी है कि नहीं आपके पास, प्लीडर कौन होते हैं ये लोग, प्लीडर और एडवोकेट में डिफरेंस क्या होता है, किसी को पता है क्या, क्या है डिफरेंस, क्या है, प्लीडर और एडवोकेट कौन होते हैं। किस चीज की पावर ऑफ अटॉर्नी, हाँ कोई और बता सकता है कि क्या है, प्लीडर में डिफरेंस क्या है एडवोकेट से। अच्छा मैं एक और चीज बता देता हूं कि हर एडवोकेट प्लीडर नहीं हो सकता, लेकिन हर प्लीडर का एडवोकेट होना जरूरी है। अब बताओ क्या है इसका मतलब। प्लीडर तो वो है जो कि है ना न्यायालय में है ना अपने है ना जिसके बिहाफ पे वो है ना केस लड़ रहा है, मतलब उसको बोलने का अधिकार है, वो प्लीडर है। और एडवोकेट तो वही है जो जिसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, वो सब एडवोकेट है। डिफरेंस होता है, एडवोकेट जो रजिस्टर्ड है, लेकिन प्लीडर जो केस को हैंडल कर रहा है, जिसको केस सौंपा जा सका है। जैसे पावर ऑफ अटॉर्नी की बात कर रहे थे, सही था, लेकिन प्रॉपर तरीके का आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं थी उस चीज के बारे में कि जहां पर किसी व्यक्ति का रिप्रेजेंटेशन इन द कोर्ट किया जाता है, फोरम ऑफ द कोर्ट, वहां पर ये जो चीज होती है वो प्लीडर कहलाता है उस केस के। इसी को 2Q में डिफाइन किया हुआ है। और एडवोकेट कोई भी व्यक्ति हो सकता है, और एडवोकेट जो व्यक्ति है उन्हीं में से तो एक व्यक्ति को चूज करके लाता है जैसे अपना प्लीडर बनाता है वो। मतलब जो व्यक्ति प्लीड करे, प्लीड से तो प्लीडर बना है। तो वही चीज जो है यहाँ पर आपको सेक्शन नंबर 2Q में पढ़ेगी। लेकिन मैंने एक और चीज भी बात करी थी, जैसे कि विक्टिम, विक्टिम कहाँ डिफाइन कर रखा है, विक्टिम कौन होते हैं, सर WA में डिफाइन कर दिया हुआ है, सेक्शन 2WA। क्या WA है, 2WA है? 2WA सर। बिल्कुल, हाँ तो क्या कहता है विक्टिम कौन है, सर ऐसा व्यक्ति जिसको अक्यूज के किसी कार्य या कार्यलोप के कारण कोई क्षति उठानी पड़ी हो और उसमें उसके शायद हेयर और गार्डियन भी involved। कुछ भी समझ में नहीं आया मुझे, बहुत धीरे आवाज आ रही है, दोबारा बोलिए एक बार।
सर विक्टिम ऐसा पर्सन है जिसको अक्यूज के एक्ट या किसी ओमिजन के कारण इंजरी उठानी पड़ी हो, और इसमें सर उसके लीगल गार्डियन और उसके लीगल हेयर शामिल होते हैं। मतलब सीधी सीधी सी बात अगर मैं कहूँ कि कोई भी अग्रीव्ड पार्टी जो है वो विक्टिम है, चाहे उसको लॉस किसका है, उसकी रेपुटेशन का हो, उसकी बॉडी को हो, या उसकी प्रॉपर्टी को हो, उसको हो या उसके चाहने वालों को हो, इंटरेस्टेड पर्सन जो है उसको भी हो, या उसके कलीग जो है वो भी सब विक्टिम के तौर पर तो माने जाते हैं। तो ये सारे लोग क्या है, ये रिप्रेजेंटेशन करते हैं केस के लिए, और किसके रिगार्डिंग, किसके अगेंस्ट, अक्यूज के अगेंस्ट। यही मतलब है इसका। अब सपोज करो अक्यूज ने कोई भी एक्ट कर दिया, अक्यूज ने कोई इसके खिलाफ एक्ट करा, तो दो तीन चीजें और समझ लो जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो होता है बेलेबल, क्या होता है, एक होता है नॉन बेलेबल। इसका बिल्कुल सीधा सटीक जो उदाहरण मिलेगा आपको सेक्शन नंबर 26 से। क्यों बता रहा हूँ ये सारी चीजें, ये जोड़ इसलिए रहा हूं कि जिससे आपको याद हो जाए, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसको। बेलेबल, नॉन अवेलेबल, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, है कि नहीं? बेलेबल हो गया, नॉन बेलेबल, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल। और इन्हीं के अंदर क्या होता है कि ये तो ऑफेंस भी होते हैं, और इन्हीं को क्या कहते हैं, केस भी कहते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि कॉग्निजेबल केस के बारे में कहां बता रखा है, तो बताओ कौन से सेक्शन में बता रखा है? सेक्शन 2C सर। सेक्शन नंबर 2C में डिफाइन कर रखा है। प्रोविजन कहां है इससे रिलेटेड, बताइए कहां बता रखा है प्रोविजन से? स्केड्यूल में है सर। कौन सा? फर्स्ट शेड्यूल में बता रखा है कौन से कॉग्निजेबल होंगे। शेड्यूल तक तो पहुंचना ही नहीं है, प्रोविजन कहां है, प्रोविजन की बात कर रहा हूं मैं। सर सेक्शन 154, 156। वही तो कहता है इसके बारे में, जब केस की बात होगी तो इन्वेस्टिगेशन और एफआईआर की बात होती है, तब क्या होता है वहां पर, केस की बात हो रही है वहां पर, तो 154 बात करेगा। 155 फिर आपको फिर से नॉन कॉग्निजेबल केस की बात करता है। लेकिन जब ऑफेंस की बात होगी तो सेक्शन नंबर 2C में इन दोनों को डिफाइन कर रखा है, सेक्शन नंबर 2L में इन दोनों को डिफाइन कर रखा है। लेकिन जब इन दोनों की बात की जाएगी या इनकी बात की जाएगी, सेक्शन नंबर 2A में दोनों को डिफाइन कर रखा है कि अवेलेबल, इनकी जब बात की जाएगी तो क्या होता है, वहां पर सेक्शन नंबर 26 पढ़ा जाता है। क्योंकि सेक्शन नंबर 26 जो है आपको किसके बारे में बात कर रहा है, ट्रायल बाय द कोर्ट्स, कि कोर्ट्स के द्वारा ही क्या किए जाएंगे, ट्रायल्स किए जाएंगे। अब वो कोर्ट कौन सी हो सकती है, वो हाई कोर्ट हो सकती है कि नहीं हो सकती, हाई कोर्ट हो सकती है। वो कोर्ट ऑफ सेशन हो सकती है क्या, कोर्ट ऑफ सेशन भी हो सकती है। लेकिन कह रहा है कोर्ट ऑफ सेशन के अलावा कोई और कोर्ट हो तो वो भी हो सकती है, लेकिन कह रहा है शेड्यूल 1 में देख लो। शेड्यूल 1 की बात कहां से आती है आपके पास, वो आती है सेक्शन नंबर 26 से आती है, कि जब आपको किसी का ट्रायल चलाना है तो फिर किसकी बात करोगे, अब सेक्शन नंबर 26 की बात करते हैं। और ये जो है आपके बेलेबल, नॉन बेलेबल, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, ये वही डिफाइन कर रखे हैं। और अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 26 शेड्यूल 1 ये कहता है। फिर वहां पर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस के बारे में बता रखा है। क्या बता रखा है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस के बारे में। मान लो कभी कभी ऐसा भी होता है जैसे कि 377, उसमें जो है आपको आईपीसी का सेक्शन है 377, अननेचुरल ऑफेंसेस की बात करता है। अब मान लो उसमें लाइफ इंप्रिजनमेंट दे रखी है, कहीं 7 साल की और कहीं 10 साल की सजा दे रखी है, तो वो कहता है कि उसका ट्रायल कौन करे, बताओ, सजा बहुत ज्यादा है, मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास है सर। लेकिन सजा ज्यादा होने से देखो पावर कितनी है मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास, सर 3 इयर्स, 7 ईयर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ट्रायल किसकी कितने का सुन रहा है वो, कैसे ऑफेंस का सुन लाइफ रहा है, इम्प्रिजनमेंट। जिसका लाइफ इंप्रिजनमेंट। बताओ कोई इनका कंसिस्टेंट है क्या आपस में एक दूसरे से? तो ध्यान रखना पावर का ट्रायल से कोई भी संबंध नहीं है। बहुत लोगों को यही कंफ्यूजन रहती है कि पावर और ट्रायल में अंतर क्या है। तो 26 जो है वो कहता है ट्रायल्स वो ही होंगी, ट्रायल उनके द्वारा ही की जाएगी जो वहां पर कोर्ट से डिफाइन कर रखे शेड्यूल 1 में। उसके अलावा कोई अलग से ट्रायल नहीं चलती है, अकॉर्डिंग टू पावर नहीं चलती है ट्रायल कभी भी।
और पावर्स जो है आपकी कहाँ डिफाइन कर रखी है, सेक्शन नंबर 28 में और 29 में। बताओ है कि नहीं? वहां पर तो 3 साल है और जबकि ट्रायल कितने का सुन रहा है, 10 साल का। कैसे पॉसिबल है? क्या इनकंसिस्टेंट बात हो रही दोनों? तो ध्यान रखो, पावर की जब बात होगी, ट्रायल करने की बात होगी, तो 26 के अकॉर्डिंग, शेड्यूल 1 के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा, ना कि पावर के अकॉर्डिंग। कंफ्यूज मत रहना इस चीज के अंदर। और जब हम इनकी बात करेंगे, नॉन अवेलेबल, अवेलेबल, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल, इनको भी ध्यान रखना है। लेकिन यहीं तक ये सीमित नहीं रहता ट्रायल का प्रोसीजर, ये सब काम कहाँ आते हैं, ट्रायल के टाइम पर आते हैं। लेकिन 2 शब्द और भी पढ़ने हैं आप। वो क्या है? वो है, एक तो है समन केस। क्या है? समन केस। और दूसरा क्या है? वारंट केस। ये समन केस और वारंट केस के आधार पर ही आपकी ट्रायल्स बटी हुई है चारों। देखो कहां से बात घूम के आई है, सेक्शन नंबर 26 की बात हो रही थी, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस की देख लिए। अब आ गए समन केस और वारंट केस। अब आपके सामने तो समन केस में समन ट्रायल चलता है और वारंट केस में वारंट ट्रायल चलता है। लेकिन फिर सेशन ट्रायल वालों का क्या, समरी ट्रायल वालों का क्या? समझने वाली बात है ना कि भाई सीआरपीसी में तो 4 तरह की ट्रायल दे रखी है, लेकिन केस 2 तरीके की दे रखी है, ऐसा कैसे? तो कभी कभी क्या होता है, ऑफेंसेस के एग्रावेटेड वर्जन होते हैं। क्या होते हैं? ऑफेंस के जब एग्रावेटेड वर्जन होते हैं तो पावर किसी और पार्टी के पास चली जाती है, पावर किसी और ऑफिसर के पास चली जाती है। जैसे कि समन केस के बारे में कह रखा है, जो केस वारंट केस नहीं हो। ऐसा ही कह रखा है कि नहीं कह रखा? लेकिन क्या कह रखा है, वारंट केस कौन से होते हैं, जिनमें सजा 2 साल से ऊपर की हो। तो फिर तो वारंट केस का हर मैटर कोर्ट ऑफ सेशन को ही सुनना चाहिए, है कि नहीं? लेकिन ऐसा होता है क्या, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास भी सुन रहा है उसे, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी सुन रहा है उसे, एडिशनल असिस्टेंट सब सुन रहे हैं उसे। तो ऐसा क्या है उस केस में? बात समझ में आ रही है लॉजिक? अब देखो यहीं पर लिख लो, समन केस कौन से होते हैं, कहां डिफाइन कर रखा है बताओ? 2W। और वारंट केस 2W में समन केस और 2X में। अब इन्हीं के डिवीजन करने हैं हमें। देखो कैसे होंगे। यहां तक ये लिख लिया। ये ध्यान रखना, जितनी भी बातें बताई हैं सारी की सारी प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जेलों में आएंगे, ये सारी चीजें जो बता रहा हूं मैं आपको। अब एक चार्ट बनाओ, समन केस और वारंट केस लिख लो। देखो पहले लिखा हमने, बीच में लिखा वारंट केस, ठीक है। वारंट केस का मतलब क्या हुआ, कोई केस का मतलब यहाँ पर वाद से है, विवाद से। तो वारंट केस के लिए क्या चला रहे हम,